लर्न विद केयर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज से हम लोग जो नई वैकेंसीज आई हैं रेलवे की, चाहे वो एनटीपीसी हो, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर हो, या फिर बिहार की आने वाली एग्ज़ाम्स बिहार एसएससी या बिहार दरोगा या फिर बीपीएससी हो, उन सब एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए उनके लिए एक नया प्रैक्टिस सेट जो कि डेली चलने वाला है, जीके की प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं, जिसको हम लोग कंप्लीट डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये अगर इस पर रिस्पॉन्स आप लोगों का अच्छा रहा तो ये हमेशा के लिए होगा, यानी कि जब तक आप लोगों की एग्ज़ाम्स हो नहीं जाती तब तक ये चलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये सीरीज जो होगा एक वीडियो में आपके 30 प्रश्न होंगे और 30 प्रश्नों में अगर जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ एक्सप्लेन किया जाएगा। कोशिश ये रहेगा कि उन प्रश्नों से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे, उस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे, उन सभी को एक प्रश्न के माध्यम से देख लिया जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? ठीक है, तो इसका उपयोग जो होता है न्यायालयी छानबीन में होता है, वैज्ञानिक परीक्षण में होता है, पैतृक विवाद में होता है और प्राणियों के संरक्षण में भी होता है। ठीक है, तो इनमें जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में सभी। अगर बात की जाए फिंगरप्रिंट की, तो फिंगरप्रिंट क्या होता है? तो ये एक ऐसा पैटर्न होता है मनुष्य के उंगलियों पे। ठीक है, तो उंगलियों के जो अंतिम भाग होते हैं उनमें एक ऐसा पैटर्न होता है जो कि प्रत्येक मनुष्य से अगले मनुष्य का जो पैटर्न होता है वो अलग अलग होता है और ये आजीवन एक जैसा ही होते हैं। जन्म के समय जिस तरह से ये पैटर्न होता है, जन्म के बाद भी ये पैटर्न वैसा ही होता है। उम्र के साथ इसमें कोई बदलाव नहीं आता है और दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति का जो फिंगरप्रिंट होता है वो एक दूसरे से अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये जो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। फिंगरप्रिंट जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आर्क्स, ठीक है, दूसरे होते हैं लूप्स, तीसरे होते हैं वॉल्स। ठीक है, तो इनका क्या होता है? तो इनका पैटर्न अलग अलग होता है। एक में आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे होता है, जैसे कि हमारा उंगली का लास्ट भाग हो गया तो इसमें देखेंगे कि ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, तो ये एक पैटर्न होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको वेल्स कहेंगे। ठीक है, लूप्स जो होता है आपका, एक देखिए आपका एक लूप्स होता है, जो लूप्स जो होता है आप देखेंगे ऐसे होगा और ये ऐसे चलेगा, ये चक्र टाइप का चलेगा। ठीक है, इसके अलावा एक जो पैटर्न होता है वो आपका होता है सीधा सीधा। ठीक है, ऐसे चलेगा, इसको आर्क्स कहते हैं। ये जो आर्क होता है ये आर्क तरह का आएगा, ऐसे ऐसे आएगा ये। ठीक है, ये आर्क तरह का ऐसे आएगा, तो ये आर्क होता है। तो 3 प्रकार के होते हैं, ये हुआ पहला, ये हुआ दूसरा और ये हुआ तीसरा। ठीक है, यानी कि आर्क्स, लूप्स और वॉल्स। और इनका कार्य क्या होता है? तो इनका कार्य होता है डिजिटल सुरक्षा में। ठीक है, एक बात की जाए तो इनका जो पहला काम होता है डिजिटल सिक्योरिटी में होता है। ठीक है, डिजिटल सिक्योरिटी में होता है। दूसरा जो होता है आइडेंटिफिकेशन में होता है, आइडेंटिफिकेशन में होता है। और तीसरा जो होता है इनका काम क्या होता है? जुडिशियरी में होता है। ठीक है, जुडिशियरी में होता है। तो फिंगरप्रिंट के 3 कार्य होते हैं, 3 प्रकार भी होता है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। उम्मीद है इनसे संबंधित जितने भी फैक्ट होंगे वो आपके समझ में आ गए होंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है? ठीक है, तो आसान सवाल है। ठीक है, इसका जवाब भी क्या होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। ठीक है, तो बात की जाए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है वो है मुंबई में, मुख्यालय इसका मुंबई में है। और वर्तमान में इसके गवर्नर जो हैं वो शक्तिकांत दास हैं। याद रखेंगे, वर्तमान गवर्नर जो है वो शक्तिकांत दास हैं, शक्तिकांत दास हैं। और बात की जाए आरबीआई का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है मुद्रा जारी करना, मौद्रिक नीति का संचालन करना, बैंकों का नियमन करना, विदेशी मुद्रा का भंडारण का प्रबंधन करना, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना और सार्वजनिक और निजी बैंकों का संचालन करना। ये इसके मुख्य कार्य हैं। उम्मीद है इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति, ऑप्शन ए सही जवाब है। ठीक है, तो
राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो भारत के प्रथम व्यक्ति होता है और ये तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। भारत का राष्ट्रपति होगा ये अनुच्छेद 52 के तहत होता है। ठीक है, अनुच्छेद 54 में दिया गया है राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में दिया गया, अनुच्छेद 54 याद रखेंगे। 52 में आपके दिया गया है भारत का राष्ट्रपति, 54 में दिया गया है राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में, 60 में अनुच्छेद 60 जो है इसके तहत क्या होता है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान होता है। ठीक है, और अनुच्छेद 72 जो होता है यानी कि आर्टिकल 72 इसके तहत राष्ट्रपति के पास क्षमा की शक्ति होती है। ठीक है, यानी कि किसी व्यक्ति के जो सजा दिलाई जाती है न्यायालय के द्वारा उस सजा में परिवर्तन हो सकता है, यानी कि फांसी की सजा को उम्र कैद के रूप में या फिर उम्र कैद को कारावास, कुछ कारावास के रूप में ये बदल सकते हैं या क्षमा कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो राष्ट्रपति को अध्यादेश करने की जो शक्ति होती है वो अनुच्छेद 123 यानी कि 123 के तहत होती है। ठीक है, और राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, ये किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है, तो ये 143 यानी कि आर्टिकल 143 के तहत होता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कमलंग टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा भारत के कुछ अन्य वन्य जीव अभ्यारण्य हैं उनके बारे में देख लेते हैं, वो किस राज्य में है और वो किस जीव से संबंधित है। तो सबसे पहला जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये उत्तराखंड राज्य में है और ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1936 में हुई थी और ये भारत का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य है। दूसरा जो है वो काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कि असम में स्थित है और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तीसरा देखते हैं तो सतपुरा नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है और ये बाघों और तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। देखते हैं रणथंभौर नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है और ये विशेष रूप से बाघों के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं सुंदर नेशनल पार्क जो होता है सुंदरबन नेशनल पार्क, ये पश्चिम बंगाल में है और ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है यह केरल में है। ठीक है, ये अभ्यारण्य जो है हाथियों और बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे झील भी हैं। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, ये 12 सींगों और बाघों के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये गुजरात में है और ये एशियाई शेरों के लिए एकमात्र निवास है जो कि भारत में है। ठीक है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में और ये बाघों के लिए, एशियाई शेरों के लिए ये प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है ये भी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और ये बाघों की संख्या इसमें सबसे अधिक है, याद रखेंगे। बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है और बाघों की अगर डेंसिटी की बात की जाए तो सबसे अधिक इसी नेशनल पार्क में है। ठीक है, अगला जो नेशनल पार्क है वो मानस नेशनल पार्क है, ये असम में है। ठीक है, और ये हाथी, गैंडा, बाघ जैसे जीवों के लिए संरक्षित किया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। चलिए देखते हैं, यहाँ पे एक तरफ दिया गया है मिसाइल दिया गया और दूसरी तरफ वो किस कार्य में आते हैं ये दिया गया। तो देखते हैं, तो त्रिशूल जो होता है ये सतह से वायु में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। ठीक है, पृथ्वी जो है ये हमारा सतह से सतह पर मार करने वाली प्रक्षेपास्त्र है। अगला देखते हैं अग्नि। तो अग्नि जो है ये मध्य दूरी के से बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है और नाग जो है ये एंटी टैंक प्रक्षेपास्त्र है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। यदि आप इसे ठीक से देखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर पॉज करके लिख लेंगे, फिर पढ़ लेंगे दोबारा। अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हीराकुंड पनबिजली परियोजना किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा में है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा और ये उड़ीसा के महानदी पे स्थित है। ठीक है, तो लिखा इसलिए नहीं जा रहा ताकि टाइम लग जाएगा। अगर आपको ऐसे ही बता दिया जाए तो थोड़ा सा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हम कवर कर पाएंगे। यदि लिखने बैठ जाए तो लिखने अभी टाइम थोड़ा सा लग ही जाता है। ये बात तो आप भी समझते होंगे कि यदि हर चीज़ को लिखा जाए, जैसे कि जितने भी उससे संबंधित तथ्य मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो लिखने लग जाऊँ तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये रिवीजन के पर्पज़ से है, तो उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं क्यों नहीं लिख पा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए समझते हैं भारत के कुछ अन्य जो
नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनके बारे में। तो समझते हैं इस चीज़ को कि नदी घाटी परियोजनाओं का जो आवश्यकता है वो क्यों पड़ता है। ठीक है, तो ये परियोजनाएं सिंचाई के उद्देश्य से, जल विद्युत उत्पादन के उद्देश्य से, ठीक है, या फिर पेयजल की आपूर्ति के उद्देश्य से बनाई जाती हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला जो है वो भाखड़ा नांगल परियोजना है, ये सतलज नदी पे बना हुआ है। ठीक है, हीराकुंड परियोजना है, ये महानदी पे बना है और ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा। ठीक है, नर्मदा घाटी परियोजना ये मध्य प्रदेश में है, गुजरात और महाराष्ट्र जो राज्य हैं इसे लाभान्वित हैं और ये नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पे स्थित है और ये उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है, और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध भी है। टिहरी बांध जो है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कोसी परियोजना ये कोसी नदी में है और ये बिहार राज्य में है। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना ये दामोदर नदी में स्थित है। ठीक है, दामोदर नदी पे स्थित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है ये सतलुज नदी पे स्थित है। आगे देखते हैं, सागरमाला परियोजना जो है ये समुद्री क्षेत्र पे बना है। ठीक है, ये किसी नदी पे नहीं है। फराक्का बांध परियोजना जो है ये गंगा नदी पे बना है और ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। रिहंद बांध परियोजना जो है ये रिहंद बांध पे बना है और ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके अलावा बात करते हैं कृष्णा नदी घाटी परियोजना जो है, ठीक है, ये कृष्णा नदी पे ही बना है। आगे देखते हैं शारदा परियोजना जो है ये सरयू नदी पे बना है और ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। संसार का सबसे छोटा देश जो है वो वेटिकन सिटी है। और संसार का सबसे बड़ा देश पूछा जाए तो वो आपका रूस है। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा देश रूस है और संसार का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। बात की जाए जनसंख्या के दृष्टि से संसार का सबसे बड़ा देश कौन सा है तो वो आपका चीन हो जाएगा। ठीक है, हालांकि हम लोग उससे भी आगे निकल चुके हैं। इस बार जो जनसंख्या की गणना होगी उसमें हम चीन से आगे निकल जाएंगे। ठीक है, और भारत की भी बात की जाए कि भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है तो ये 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। ठीक है, अभी तक 2011 की जो जनगणना हुई है उस हिसाब से भारत दूसरे स्थान पे है। अगले प्रश्न को देख लें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? कांग्रेस। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। इसके अलावा हम बात करते हैं कुछ प्रमुख देशों और उनके संसद को क्या कहा जाता है। ठीक है, देखा जाए तो भारत के संसद को संसद ही कहा जाता है, अमेरिका के संसद को कांग्रेस कहा जाता है जैसा कि अभी हम लोग ने देखा, ब्रिटेन के संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है, जापान के संसद को डाइट कहा जाता है, रूस के संसद को फेडरल असेंबली कहा जाता है और चीन के संसद को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। आगे देखते हैं हम लोग। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? ठीक है, तो ये जो है सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद। तो इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। सुरक्षा परिषद ये कब स्थापित हुआ था इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो इसका जो 9 नंबर प्रश्न है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। 9 का प्रश्न संख्या क्या होगा? सी होगा। तो संयुक्त राष्ट्र महासंघ या सुरक्षा परिषद की जो स्थापना हुई थी वो 1945 में हुई थी। ठीक है, 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है और इसमें कुल सदस्य देश जो हैं वो 15 है। कुल सदस्य देशों की जो संख्या है वो 15 है। अस्थायी सदस्य जो हैं वो 5 हैं और गैर अस्थायी सदस्य जो हैं वो 5 हैं। अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो ये अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ये अस्थायी सदस्य हैं और इनके कार्य क्या क्या होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के? तो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए काम करते हैं। संघर्षों को, यानी कि 2 देशों के बीच अगर युद्ध होता है तो उनको रोकने के लिए भी ये काम करती हैं। ठीक है, और यदि कोई देश जो है कोई गलत काम करता है और जिससे कि वहाँ के देशों को या फिर उनके आसपास के देशों को नुकसान होता है उसे, तो उन देशों पे प्रतिबंध लगाना भी इन्हीं का काम होता है। ठीक है, और सैन्य कार्रवाई की अनुमति देना भी इन्हीं के हाथ में होता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने करवाया था? राजराजा प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। ठीक है, अगर बात की जाए चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो ये राजेंद्र प्रथम था। ठीक है, राजेंद्र प्रथम था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का संयुक्त राष्ट्र नाम अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने दिया था? डी रूजवेल्ट ने। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। ठीक है, इसके अलावा अभी हम लोगों ने पढ़ा संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। ठीक है, कि इसकी जो स्थापना हुई थी 1945 में हुई थी। इसकी जो ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, ये कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। इसमें 15 सदस्य देश है, जिसमें कि 5 स्थायी सदस्य देश हैं और 10 अस्थायी देश हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा कि जो अस्थायी सदस्य देश हैं वो आपके अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम है, और इसके कार्यों को भी देखा। तो चलिए इसको फिर दोबारा भी समझ ही लिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जापान ने वर्ष 1905 में किस शक्तिशाली देश को पराजित किया? रूस। ठीक है, ये युद्ध जो हुआ था वो 1904 में शुरू हुआ था। ये 1904 में शुरू हुआ था और 1905 में खत्म हुआ था, और ये युद्ध जापान और रूस के बीच में हुआ था, जिसमें जापान जीता था और रूस की हार हुई थी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1906 में हुई थी। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। तो ये 30 दिसंबर को हुई थी। कब हुई थी? तो 30 दिसंबर 1906 को हुई थी, और ये जो स्थापना हुई थी वो बांग्लादेश के ढाका में हुई थी। ठीक है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? बांग्लादेश की ढाका में 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। वर्ष 1907 के कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच हुए विभाजन को किस नाम से जाना जाता है? सूरत फूट। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, सूरत फूट। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? सही जवाब होगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। सॉरी, आर्य समाज के संस्थापक जो थे स्वामी दयानंद सरस्वती थे। मिस्टेक हो गया। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, राजा राम मोहन राय द्वारा आत्मीय सभा का गठन किया गया था। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं कुछ और संस्था, उनके संस्थापकों को। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है वो विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। आत्मीय सभा की स्थापना जो है ये राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ठीक है, युवा बंगाल आंदोलन ये हेनरी लुई विवियन के द्वारा किया गया था, और ब्रह्म समाज की स्थापना जो है ये राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके अलावा और संस्था है जिसको हम लोग अगले प्रश्न में देख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। फिर आ गया, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ठीक है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए सही होगा, मिस्टेक से बोला गया था इसके पहले। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। देख लेते हैं इसी के साथ कुछ और संस्था, उनके संस्थापकों को देख लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा तत्बोधनी सभा की जो स्थापना की थी वो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की थी। परमहंस मंडली की स्थापना गोपाल हरि देशमुख ने की थी। ठीक है, और बालिका विद्यालय जो कि 1851 में यानी कि 1851 में खोला गया था, इसकी स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने की थी। अंतरिक्ष कचरे का सबसे बड़ा भंडारण पाया जाता है तो कहाँ? तो ये LEO यानी कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में किया गया। ठीक है, लोअर अर्थ ऑर्बिट में पाया जाता है। जो भी हमारे द्वारा जो सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं, जब वो निष्क्रिय हो जाते हैं एक निश्चित समय के बाद, तो वो वापस पृथ्वी पे नहीं आते हैं, बल्कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में ये चक्कर लगाते रहते हैं, और ये एक कचरे के रूप में, अंतरिक्ष कचरे के रूप में जमा हो जाते हैं। निम्नलिखित में से सही का चुनाव करना है। ठीक है, तो इसमें सही जो है वो देखते हैं कि इसमें सही कौन सा है। तो हमारा दिया गया है, पहला है परमाणु ऊर्जा विभाग प्रधानमंत्री के अधीन होता है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा विभाग का मुख्यालय मुंबई में है, और परमाणु ऊर्जा आयोग परमाणु ऊर्जा विभाग की कार्यकारी शाखा है। तो ये तीनों ही जो वाक्य हैं ये सही हैं। ठीक है, तो तीनों ही सही हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसने लिखी है? तो ये जो इसका सही जवाब होगा वो महात्मा गांधी। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ और पुस्तकें और उनके लेखकों को देख लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अकबरनामा, ये किसने लिखी थी? अबुल फजल ने लिखी थी।
आईने अकबरी भी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। ठीक, किताब उल हिंद ये अलबरूनी के द्वारा लिखा गया था। पल्लव और चितंबरा ये दोनों ही पुस्तकें जो हैं सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, कुरुक्षेत्र उर्वशी ये दोनों ही पुस्तकें हैं जो हैं रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ और इसमें से। चंद्रकांता, खत्री और बीजक ये देवकी नंदन की रचना है। रमिनी और शबद ये कबीरदास की रचना है। शाहनामा की रचना जो है वो फिरदौसी के द्वारा की गई थी। इसके अलावा बात किया जाए हुमायूंनामा ये गुलबदम बेगम ने लिखी थी। कमायनी, आंसू, लहर ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। अगले प्रश्न को देख लें। चलिए अगला प्रश्न है मधुशाला ये किसकी कृति है? आसान प्रश्न है, ये हरिवंश राय बच्चन की कृति है मधुशाला। देख लेते हैं इसके साथ साथ कुछ और जो पुस्तकें हैं और उनकी रचनाएं को देख लेते हैं। प्रेम वाटिका ये रसखान की रचना है। कामसूत्र वत्स्यायन ने लिखी है। अमर कोश को अमर सिंह ने लिखी है। कादम्बरी की रचना बाण भट्ट के द्वारा किया गया है। मृच्छकटिकम की रचना शूद्रक के द्वारा किया गया है। अनामिका, परिमल ये जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा किया गया है। इसके अलावा बात कीजिए पद्मावत की रचना तो ये मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा की गई है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। चंद्रकांता संतति के लेखक कौन है? इसका सही जवाब होगा देवकी नंदन खत्री। अभी हम लोगों ने इसके पीछे देखे थे। घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा विजय तेंदुलकर। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। गीतांजलि के लेखक कौन है? सही जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर। इसके अलावा गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि इन चारों पुस्तकों को प्रेमचंद ने लिखा है। 10 द्वार से सोपन तक, मधुशाला ये दोनों पुस्तकें जो हैं ये हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। संविधान सभा का सभापति किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। ठीक है, तो बात करते हैं इसके बारे में अब हम लोग। ठीक है, तो संविधान सभा में कुल 299 सदस्य थे, जिनमें से कई प्रमुख नेताओं ने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो किन नेता को या किस नेताओं को कौन सा जो जिम्मेदारी थी वो दी गई थी इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया गया था संविधान सभा की मसौदा तैयार करने के लिए। ठीक है, और इन्हें भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, और इनका योगदान क्या था? तो ये स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने हुए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। ठीक है, तो अगर बात की जाए कि प्रारूप समिति में, संविधान के प्रारूप समिति में कौन कौन से व्यक्ति थे तो देख लेते हैं इसके बारे में। तो चलिए बात करते हैं भारत के प्रारूप समिति के सदस्यों के बारे में। तो इसमें मुख्यतः 7 सदस्य थे। ठीक है, मुख्यतः नहीं 7 ही सदस्य थे। तो वो सदस्य कौन कौन थे देखते हैं। तो पहला जो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर ये अध्यक्ष भी थे। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ये जिन्हें KM मुंशी के नाम से भी जाना जाता था। और तीसरे थे N गोपाल स्वामी अयंगर। चौथे थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। 5वें थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। 6ठे थे N माधवराव। 7वें थे DP खेतान। और इसी के साथ इन 7 व्यक्तियों का नाम खत्म हुआ। देखते हैं अगले प्रश्न को। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख जो है वो खरोष्टी लिपि में है? मानसेहरा तथा शहबाजगढ़ी शिलालेख जो है वो खरोष्टी लिपि में है। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव की कौन सी विधि है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ऑप्शन सी सही जवाब होता है। ठीक है, तो देखते हैं राज्यसभा के बारे में। तो इसमें कुल जो सदस्य होते हैं 250 हो सकते हैं। ठीक है, जिनमें से 238 सदस्य जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निर्वाचित होती हैं, जो कि 12 सदस्यों का मनोनयन जो है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और इन सदस्यों के जो कार्यकाल होते हैं ये 6 वर्षों के लिए होते हैं। और प्रत्येक 2 साल पे 1/3 सदस्य जो होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। ये कभी भी विघटित नहीं होता है। चलिए देखते हैं निम्न में से किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन जो
कैबिनेट मिशन था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था एक भारत को स्वतंत्रता दिलाना, ठीक है। तो जो इसके सदस्य थे इसमें लगभग 3 थे। कौन कौन थे? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे, स्टेफर्ड क्रिप्स थे और लॉर्ड वाइली थे, ठीक है, जिन्हें वाइजली भी कहा जाता था, ठीक है। और इनका उद्देश्य क्या था? इनका भारत में आने का उद्देश्य था कि भारत को स्वतंत्रता दिलाना, ठीक है। और इनके राजनीतिक दल जो थे मुख्यतः उसमें समय थे कांग्रेस और मुस्लिम लीग थी, उनके बीच मतलब अच्छा संबंध स्थापित करने, ठीक है, और भारत के विभाजन और उसके भविष्य के बारे में विचार करना, ठीक है। जैसे कि पाकिस्तान का विभाजन या फिर भारत के जो अलग अलग राज्य थे, देसी रियासत हैं, इनके बीच तालमेल बैठाना, या कौन से राज्य भारत के साथ रहना चाहते हैं, कौन स्वतंत्र रहना चाहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में वो सब मतलब इन सब चीज़ों के बारे में विचार करने के लिए आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुई संधि में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं, सत्य बताना था। सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ। हाँ, ठीक है। तो सेल्यूकस ने अपनी बेटी कार्नेलियस से शादी कराई थी, किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य के बीच, ठीक है। तो सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को 4 प्रांत दहेज में दिए थे, ये भी सही है। चंद्रगुप्त ने 500 हाथी उपहार में दिए, ये भी सही है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी सही है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? अर्थशास्त्र, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अमर्त्य सेन जो थे वो एक महान अर्थशास्त्री थे, ठीक है, और इन्हीं के लिए उन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया था। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपका सपोर्ट इस वीडियो के लिए बना रहे तो ऐसे ही वीडियो चलता रहेगा, ठीक है। जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते तब तक ऐसे वीडियोज आते रहेंगे, बस ज़रूरत है तो आपके सपोर्ट की। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।